हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? इससे आपको क्या होगा ना कि आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो देखते हैं जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है आपके पेपर में आने के चांसेस हैं उसके, वो हम लोग करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है? साबुनीकरण को परिभाषित करें। साबुन बनाने की आधुनिक विधि संक्षेप में लिखिए। नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में अंतर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साबुनीकरण क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं कि भैया उच्च वसीय अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया कराने पर साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भैया इसको आप लोग क्या कहेंगे? साबुनीकरण है ये। ठीक है, साबुन बनाने की विधि अब देख लेते हैं कि साबुन कैसे बनता है। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग ये वसा लेंगे। ये क्या है? वसा। देखिए, ये वसा, ये रिएक्शन लिखना जरूरी है और इसको याद करना बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H35। देखिए, जो ऊपर लिखे हैं वही सेम नीचे भी लिखे हैं। देखिए, CH2O, C डबल बॉन्ड O है, C17H35। अब देखिए, ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि ये जो कार्बन है कार्बन से तो जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर CH है और ऊपर नीचे CH2 है, नीचे बीच में CH है। ठीक है, तो ये O है और ये C डबल बॉन्ड O, C17H35। ये जो जैसा ये ऊपर वाला है वो नीचे वाला है। आ रहा है बस समझ में? बस केवल अंतर क्या है, यहाँ पर CH आ गया है और यहाँ पर क्या आ गया है? CH2 आ गया है। ऊपर नीचे CH2 है और बीच में क्या है? CH है। बस एक आप ऊपर का याद कर लीजिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। यही क्या है? वसा का ये सूत्र है। ठीक है, अब देखिए, वसा का हो गया। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या किया जाता है? रिएक्शन कराया जाता है। तो ये जो C17H35 है वो आगे आ जाएगा और COONA याद रखिएगा। COONA याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे CH2 फिर बीच में CH है, जैसे कि यहाँ पर था। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? और जो है OH इन सब के साथ ला करके जोड़ दीजिएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। तो ये हमारा साबुन बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है। तो हमको साबुन बनाना था, साबुन बन गया। अब देखिए, जो है इन दोनों में क्या, कपड़ा धोने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन में हम लोगों को अंतर बताना था। ठीक है, तो कपड़ा धोने वाला साबुन जो होता है घटिया किस्म का तेल या वसा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है, इसमें पूरक पदार्थ जैसे स्टार्च, सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है? हानिकारक क्षार का उपयोग करते हैं। चौथा क्या है? सामान्य प्रकार की सुगंध इसमें आती है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, इसमें जो है नहाने वाला साबुन में अगर बात किया जाए तो इसमें उच्च कोटि का तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेल या वसा का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूरक पदार्थ जैसे स्टार्च का और सोडियम सिलिकेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट इसका आ जाता है, हानिकारक क्षार का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छे प्रकार की सुगंध आती है। तो ये जो थे अंतर थे नहाने वाले और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर। ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हर साल किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी कोड वाले पेपर में जैसे पूछ दिया जाता है। बहुत सारा कोड होता है तो उसमें एक न एक कोड में लड़ जाता है। अब आता है आदर्श विलयन को परिभाषित करें। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन में देखिए, डेल्टा V जो होता है इसका मिक्सिंग जो होता है 0 और डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, अब जो है
अब देखिए हार्डी सुलजे का नियम, ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हार्डी सुलजे का नियम बताइए। तो देखिए इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन जो होती हैं की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अब देखिए स्कंदन क्षमता जितना बढ़ेगा उतना ही आवेशित आयन बढ़ेगा। जैसे PO4 पर 3 है, SO4 पर 2 है और Cl पर क्या है 1 है। तो जो बड़ा है उसके तरफ मुंह ये सब खुल गया है। देखिए जो बड़ा है उसके तरफ ऐसा मुंह खुला हुआ है। आ रहा है बस समझ में? ध्यान से सुनिए, ऐसे टाइप का ये आपको जिधर मुंह खुला रहेगा वही बड़ा रहेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? PSC याद रख लीजिएगा, PSC। तो पी मतलब PO4, S मतलब SO4 और C मतलब Cl-। ठीक है। ऋणावेशित सॉल्व के लिए ये तो था धनावेशित सॉल्व के लिए, ये ऋणावेशित सॉल्व कहने का है, लेकिन इस पे रहेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। Al3 प्लस Va2 प्लस Na प्लस, इन सब पे क्या होगा? जो बड़ा रहेगा उसी के तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है। अब देखिए अब आता है CaCl2 AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न करता है, व्याख्या करें, इसको बताइए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये, तो ये नंबर से मत वो करिए, ये तो आपका चौथा क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए 2Ag प्लस आयन कैल्शियम 2 प्लस आयन द्वारा प्रतिस्थापित होंगे। अतः प्रत्येक कैल्शियम आयन के प्रवेश पर जालक स्थल में एक छिद्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? CaCl और AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कि स्वर्ण संख्या से आप क्या समझते हैं? तो देखिए स्वर्ण संख्या से आप क्या समझते हैं, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप याद रखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइडी के विलयन में वह मात्रक जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली, यहाँ 1 मिली है, ठीक है, 10% NaCl विलयन द्वारा क्या होता है? स्कंदन होने से रक्षण करती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। अतः द्रव स्नेही कोलाइडी को रक्षी कोलाइडी भी कहते हैं। किसी रक्षी कोलाइडी के स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होती है। अतः रक्षी कोलाइडी की स्कंदन क्षमता कम होती है, अतः रक्षी कोलाइडी की स्वर्ण संख्या बढ़ने पर उसकी रक्षण क्षमता घट जाती है। यानी कि रक्षण क्षमता जो होगा 1/, स्वर्ण संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि स्वर्ण संख्या का मात्रा बढ़ेगा तो भैया इसकी मात्रा घटेगी, अगर इसका मात्रा बढ़ेगा तो इसकी मात्रा क्या होगी? घटेगी। आ रहा है बस समझ में? अब देखिए इसमें एक नोट दिया हुआ है, जिस रक्षी कोलाइडी की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है वह उतना ही कम रक्षण करता है। आ रहा है बस समझ में? अब आगे देखते हैं, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन जो है इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? देख लीजिए अब यहाँ पर ये जो दिया गया है थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। उदाहरण में आपको दे दिया गया है FeOH3 का सॉल्व कोलाइडी विलयन में उपस्थित FeOH3 के कोलाइडी कण धनावेशित होती है। जब इस विलयन को U आकार के नली में भरकर प्रवाहित किया जाता है तो FeOH3 के कोलाइडी कण स्वतः ही इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इसे ही विद्युत कण संचलन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत कण संचलन कहते हैं। अब अगला आता है राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ध्यान से सुनिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन
विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। इसके लिए एक सूत्र है P माइनस पी एस बटा पी बराबर N1 बटा में N1 प्लस N2। ठीक है, जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, एक मिनट, हाँ, दूसरा N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम में अणुओं की संख्या है। यहाँ पर जो दिया गया है ना P और A, इनके बारे में ये नीचे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसकी सीमाएं भी लिखने के लिए आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट के नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है, ये आपको याद रखना है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। तीसरा इसका पॉइंट है, वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथा आता है कि भैया जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, तो ये था आपका क्या, राउल्ट के नियम का। अब आता है, ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, देख लीजिए। जीवों और पेड़ पौधों की क्रियाओं का योग के वेग को प्रभावित करने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है उसे ही हम एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप इस क्वेश्चन को टिक मार लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ आंसर वो आप याद करिए। ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरा जो आंसर है वो आपके लिए एकदम सूटेबल होगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप पहले से अपना नोट्स बनाए हैं तो बस आपको टिक मारना है, और नहीं तो आप हमारा स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। ज़रूर आपके पेपर में हेल्पफुल होगा, मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका उदाहरण जो है, माल्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, टाइलिन एंजाइम मनुष्य के मुंह की लार में होता है जो इस स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए आपसे प्रश्न पूछ देगा अगला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना क्वेश्चन दिए हैं इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक सेल क्या होता है, शुष्क सेल का वर्णन संक्षेप में करें। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक कार्ल गैस्नर ने की थी। ठीक है, और शुष्क सेल जो है क्या, जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्ति जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टार्च आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में। तो ठीक है, तो ये आपको जो भी जितना मैंने क्वेश्चन बताया आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो ज़रूर आपको 2-3 तो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़े से लेंदी है, आ रहा है बस समझे, पर सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, 2-3 बार आप इसको एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि ना, कि 3-3 नंबर का ये सब प्रश्न है, 3 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 5 नंबर भी है, आ रहा है बस समझ में। तो ये आपके लिए तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन इसमें से लड़ गया तो 12 नंबर का हो जाएगा। अरे बस समझिए, आपको इंटर में कितना लाना होता है, पर विषय में 31 प्रश्न का हल करना पड़ता है, शायद 31 या 33, हाँ 33 नंबर लाना होता है पासिंग के लिए। तो मान लीजिए 12 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बाकी और थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे ही, रिएक्शन करेंगे। हाँ, रिएक्शन का वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत मिल जाए उसका नोटिफिकेशन और आप जल्दी से देख सकें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।